माँ, माँ मैं ये कहाँ फंस गई माँ। आज पूरा 2 दिन हो गया, मैंने अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा है। रात के 2 बजे तक मैं उनका इंतजार करती हूँ, फिर भी वो मेरे कमरे में आते ही नहीं है। ना ही उनके परिवार से कोई आता है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, बुआ सास की बेटी वो बस मुझे खाना देकर चली जाती है। माँ, अभी तक मेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। घर में किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा है, खास करके मेरी सास। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है कि वो कैसी हैं। नीतू रोते हुए अपनी माँ शारदा जी से कहने लगी। बेटी की बातें सुन शारदा जी का कलेजा फटा जा रहा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाएगा। कितने अरमान थे उनकी शादी को लेकर, कितनी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। बारात भी दरवाजे तक आ गई और इस बीच न जाने कहां से कुछ शराबी आकर आपस में लड़ बैठते हैं और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि किसी को समझ में ही नहीं आया और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में हाथापाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जाने कहां से किसी ने दूल्हे नवीन के बड़े भाई को पकड़ के पीट दिया। चोट तो उन्हें बहुत लगी थी। नीतू के घर वालों ने जैसे तैसे मामला शांत कराया था, लेकिन नवीन अब शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़े भाई की हालत देख नवीन भड़क गया था। नवीन के पापा, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार सब लोग एकदम से गुस्से में उठ खड़े हुए थे। काफी मान मनुहार के बाद पैरों पर गिरकर माफी मांगने की बात तो नवीन और उसके घर वालों को मनाया गया था। पूरी रात मनाने में ही निकल गई थी। आखिरकार सुबह 5 बजे जाकर नवीन के पापा शादी के लिए तैयार होते हैं। 8 बजे तक नीतू की विदाई भी हो जाती है। नीतू के माँ बाप शारदा जी और विनोद जी के मन में एक ही डर था, पता नहीं उनकी बेटी के साथ ससुराल में कैसा व्यवहार होगा। बस यही सोच सोच कर वो लोग घबरा रहे थे। जैसे ही नीतू की विदाई हुई, अगले दिन ही विनोद जी नीतू के यहाँ जाने लगे कि तभी नीतू का फोन आता है और उसे जैसे ही पता चलता है पापा आने वाले हैं, उसने मना कर दिया। नहीं माँ, अभी पापा को मत भेजो। सबका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है। क्या पता पापा को देखकर सब लोग और भी भड़क जाएं। विनोद जी बेटी की बात मानकर शांत हो गए। 2 दिन बाद ही अचानक से नीतू का फोन आता है और वो रोते रोते अपनी माँ से कहती है, माँ, ये मैं कहाँ फंस गई। आज पूरा 3 दिन हो गए, मैंने अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा है। ना ही मैंने सास को देखा है, ना ही इस घर में किसी को देखा है। यहाँ तक कि मेरी मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है बस एक कमरे में बंद कर दिया गया है मुझे यहाँ लाकर। माँ, मेरा दम घुट रहा है। यहाँ ना कोई बोलने वाला है, ना बातें करने वाला है। बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ माँ। बेटी की बातें सुन रोने लगी शारदा जी और रोते हुए विनोद जी से कहने लगी, देखिए जी, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन एक बार आप नीतू के ससुराल चले जाइए। आखिर जाएंगे, बातें करेंगे, उनको समझाएंगे, तब तो मामला सही होगा ना। नहीं तो कब तक मेरी बच्ची घुट घुट कर रहेगी। अपनी नाराजगी वो लोग नीतू के साथ भी निकाल रहे हैं। अपने बच्चे को वहां पर अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। विनोद जी को भी शारदा जी की बात सही लगी। उन्होंने कहा, हाँ शारदा, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, कल गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों को लेकर वहां जाता हूँ। एक बार उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगते हैं, देखते हैं क्या होता है। कहते हुए अगले दिन ही विनोद जी गाँव के मुखिया को लेकर नीतू के ससुराल पहुँच जाते हैं। उधर शारदा जी नीतू को फ़ोन करके पापा के जाने की खबर दे देती हैं। गाड़ी की आवाज़ सुन नीतू भागते हुए खिड़की के पास गई और थोड़ी सी खिड़की खोलकर अपने पापा को देखी। आज 3 दिन बाद नीतू के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई थी पापा को देखकर। नवीन के पापा, भाई, चाचा सब लोग बाहर ही बैठे थे। विनोद जी को देखकर सबके चेहरे गुस्से से लाल हो गए थे, खास करके नवीन और नवीन के पापा दोनों ही विनोद जी को घूरने लगे थे। न दुआ सलाम, न नमस्कार, न हालचाल, यहाँ तक कि किसी ने विनोद जी और उनके साथ आए लोगों को बैठने तक के लिए नहीं कहा। पानी की तो बात ही दूर है। नीतू सब कुछ खिड़की से लगातार देखे जा रही थी। पापा का इतना अपमान देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नवीन ने भी एक बार ना विनोद जी को प्रणाम किया, न ही उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दिया। खुद चेयर पर लगातार बैठा रहा। विनोद जी खड़े खड़े ही बोले, समधी जी, आप अभी तक नाराज हैं क्या? नहीं नहीं भाई, नाराज क्यों रहूँगा। आपने इतनी इज्जत हमारी की है, नाराजगी किस बात की। देखिए,
मैं मानता हूँ कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। यकीन मानिए हमें जरा भी अंदाजा नहीं था, और ये सब जानबूझकर तो नहीं हुआ था ना। शराब के नशे में दोनों पक्ष के लोग भिड़ गए थे। आप तो समझ सकते हैं ना, अगर इसमें मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का जरा भी हाथ होता तो आप जो कहते मैं करने के लिए तैयार रहता। मैं पूरे समाज में, बिरादरी में अपनी नाक रगड़ के आपके पैरों में माफ़ी मांगता। लेकिन आप ये बात बताइए, 400-500 लोगों के बीच में अगर 2-4 लोग पीकर आपस में लड़ जाएंगे तो बात भी बढ़ जाएगी। उसमें लड़की वाले या लड़के वाले का किसी की क्या गलती है? हाँ भाई, गलती तो नहीं है, लेकिन तुमने तो हमें अपने गांव में निकलने लायक नहीं छोड़ा है। चारों ओर जग हंसाई हो रही है। समधी जी, जितनी बदनामी आपकी हुई है उतनी ही बदनामी हमारी भी हुई है पूरे गांव में। लेकिन ये गांव, ये समाज के चक्कर में हम अपना रिश्ता क्यों खराब करें? ये गांव समाज 4 दिन कहेगा, फिर भूल जाएगा। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप लोग प्लीज़ सब कुछ माफ़ कर दीजिए। वो आपके परिवार की बहू बन चुकी है। अरे काहे की बहू? ना मैं, ना मेरा बेटा, ना मेरी पत्नी, और ना ही मेरा परिवार, कोई भी उसे घर की बहू मानने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, जब बेटा ही मेरा उसे अपनी पत्नी नहीं मान रहा तो हम बहू कैसे बना लें? तुम अपनी बेटी को लेके जा सकते हो, सीधे सीधे कह दिया नवीन के पापा ने। नवीन के पापा की बातें सुन विनोद जी रो पड़े। नहीं समधी जी, ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तो जीते जी मर जाएगी। देखिए, आपको जो भी करना वरना है, मरना है, अपने घर जाकर करिए। अब हमारे यहाँ तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बेटी को भी लेके जा सकते हैं। कहते हुए नवीन के पापा ने मुंह फेर लिया था विनोद जी से। विनोद जी नवीन के पास जाते हैं। नवीन बड़े ही बेशर्मी से लगातार चेयर पर बैठा था और पिता समान ससुर उसके पैरों में गिरे पड़े थे। नवीन के पैर पकड़ते हुए विनोद जी रोने लगे। नवीन बेटा, आप तो समझने की कोशिश करिए, आपकी तो पत्नी है। आप तो 7 जन्म का रिश्ता निभाने की कसम खाकर उसे लेके आए हैं। यहाँ तो हफ्ता दिन भी नहीं बीतने पाया। प्लीज़ मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करिए। वो आपकी पत्नी है। कैसी पत्नी? जब मेरे माँ बाप उसे अपनी बहू मानने को तैयार ही नहीं हैं, तो मैं उसे अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? जब तक मेरे माँ बाप उसे अपनी बहू नहीं मानते, तब तक मैं भी उसे अपनी पत्नी नहीं मान सकता। आपकी बेटी जैसी आई थी पवित्र, वैसे ही पवित्र कमरे में पड़ी है। आप उसे लेकर जा सकते हैं। मैंने उसे छुआ तक नहीं है। बड़े ही बेशर्मी के साथ बोल पड़ा नवीन। नवीन की सारी हरकतें ऊपर खिड़की से नीतू भी देखे जा रही थी। नवीन की बात सुन उसे भी गुस्सा आ जाता है। एक तो पहले ही पापा की हालत देख वो खून के आंसू पी रही थी, ऊपर से नवीन की बेशर्मी। जरा भी शर्म नहीं आई उसे पापा से ये कहते हुए कि तुम्हारी बेटी जैसे पवित्र आई थी वैसे ही है। इतनी घटिया बात। विनोद जी लगातार पैर पकड़कर नवीन और उसके पापा को मनाए जा रहे थे, लेकिन दोनों तो जैसे पत्थर दिल पिघलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नीतू लगातार अपने पापा की हालत देख रो रही थी। आज पहली बार उसने पापा को ऐसी हालत में देखा था। कितनी बार उसके जी में आया कि वो दौड़ के अपने पापा के पास जाए और उनसे बोल दे, पापा छोड़ दो इनको, नहीं रहना मुझे इनके साथ। लेकिन उसके कदम कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। मजबूर थी दूसरे के घर में आकर। तभी नीतू के कानों में उसकी सास की आवाज़ जाती है। वो किसी से कह रही थी, अरे रमेश, जाके बोल दे नवीन को, इन्होंने हमारी जितनी बेइज्जती की थी समाज में, उतनी ही बेइज्जती उनकी हम भी करके ही भेजेंगे। जाके बोल दे कि नाक रगड़वाए उन लोगों का अपने पैरों पर, तब समझ में आएगा कि बेइज्जती क्या होती है। शायद कमरे के बाहर खड़ी होकर नवीन की माँ ही कह रही थी, जिनकी आवाज़ नीतू के कानों में गई। आखिर नीतू अपने पापा की इतनी दुर्गति कैसे देख सकती थी? बेटी थी, और हर बेटी के लिए उसका पापा सबसे बड़ा सुपर हीरो होता है, उसका भगवान होता है। और वो अपने भगवान को ऐसे सबके सामने बेइज्जत कैसे होने दे सकती है? वो भी ऐसे पापी निर्दयी लोगों के चक्कर में जो बिना गलती की सजा दिए जा रहे थे। घर में से आई हुई आवाज़ और बाहर पापा की लगातार बेइज्जती होते हुए देख, उनके आंसुओं को देख खुद को रोक नहीं पाई नीतू, और दरवाज़ा खोलकर तुरंत बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। सारे लोग नीतू को देख हैरान हो जाते हैं। विनोद जी ने कहा, बेटा
तुम क्यों बाहर आई? तुझे किसने बुलाया? जा, अंदर चली जा, बात को और मत बिगाड़। अरे क्या बिगाड़ना, बात को समझी जी। देख लो ये आपकी परवरिश, 4 दिन हुए नहीं आए हुए, पूरे समाज के सामने आकर देखो कैसे खड़ी हो गई है। ये सिखाया आपने? ये संस्कार हैं आपके? खबरदार, अगर अब एक भी शब्द और किसी ने बोला मेरे पापा के खिलाफ तो तुरंत गुस्से में चीख पड़ी नीतू। आपके यहाँ क्या संस्कार हैं? आपके दरवाजे पर 10 लोग आए हैं, पानी तो दूर की बात, आपने उन्हें बैठने तक के लिए नहीं बोला। अरे दरवाजे पर आए भिखारी को भी लोग इज्जत से भीख देकर जाने के लिए कहते हैं, और तुम लोग तो। बस करो नीतू, अब अगर एक भी शब्द बोला तो। तभी बोल पड़ा नवीन भी। आज अपने पापा के आंसू देखकर तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है? उस दिन तुम्हें तकलीफ नहीं हुई थी जब हमारी इतनी भरी महफिल में बेइज्जती हुई थी? कौन सी बेइज्जती की बातें कर रहे हो नवीन बाबू? 50 बार पापा ने कहा ये सब गलती से हुआ, किसी और ने किया है, हमारी कोई भी गलती नहीं है इसमें। समझदार रहते तो तुम लोग समझ जाते, लेकिन तुम लोग तो समझने को तैयार ही नहीं हो। किसी और की करने की सजा मेरे पापा को और मुझे मिल रही है, मेरे परिवार को मिल रही है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी माफ़ी मांगी जा रही है। लेकिन नहीं, तुम क्या सिखाओगे नवीन? तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है? बाप समान ससुर तुम्हारे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांग रहा है, अपनी बेटी की इज्जत की दुहाई दे रहा है, और तुम आराम से कुर्सी पर बेशर्मों की तरह देखे जा रहे हो। अरे तुमसे ज़्यादा तो संस्कार गली के कुत्तों को होगा। ज़्यादा मत बोलो नीतू, वरना अभी के अभी धक्के मार कर निकाल दी जाओगी इस घर से। अरे थूकती हूँ मैं तुम्हारे इस घर पर, तुम्हारे इस परिवार पर, तुम्हारे इस संस्कार पर। मुझे खुद नहीं रहना तुम राक्षसों की बस्ती में, जहाँ पर एक मजबूर बेटी के बाप को खून के आंसू रुलाए जाते हैं। मुझे खुद नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम जैसे बेशर्मों के साथ, जिसके दिल में जरा भी दया नाम की चीज़ नहीं है। नहीं बेटी, ऐसा मत बोल, तू बात को मत बिगाड़। बेटी तू जा, अंदर जा। नहीं पापा, आप अभी तक नहीं समझ पाए इन सबको। अगर मैं आज यहाँ पर रह गई तो ये पूरी जिंदगी मुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे पापा, और हो सकता है कि इनके अत्याचारों से मैं खुद एक दिन फांसी लगाकर मर जाऊंगी। इससे तो अच्छा है ना कि मैं अभी इसी वक्त ये घर, ये रिश्ता तोड़कर चली जाऊं। आपको अभी भी लगता है ये रिश्ते जोड़ने के लायक है? आप अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हो? अरे पापा, अगर ये सुधर भी जाए ना और गंगा जी में खड़े होकर भी बोल दें कि अब मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेंगे, तो भी मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहना पसंद करूँगी, लेकिन ऐसे नीच घटिया लोगों के साथ, उनके घर की बहू बनकर, उनकी पत्नी बनकर किसी भी कीमत पर नहीं रहने वाली। आप चलो, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसे घटिया लोगों से माफ़ी मांगने की। कहते हुए ज़बरदस्ती नीतू अपने पापा को लेकर सारे रिश्ते तोड़ तुरंत ही घर चली जाती है। दोस्तों, वैसे तो नीतू का फैसला सही था। पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि ऐसे हैवानों के चंगुल से निकल जाओ। समाज का क्या है, वो तो 4 दिन बातें करेगा फिर भूल जाएगा। लेकिन नीतू का फैसला आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप इसका दूसरा भाग भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम दूसरा भाग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।